Now, let us learn ki how the urine has been concentrated. The normal urine is always hypertonic. ठीक है, जब हम नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर पीते हैं तो हमारा जो यूरिन होता है वो कैसा होता है, हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक का मतलब है जिसमें पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है और सॉल्ट का मतलब डिजोल्व्ड सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है, तो उसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक. अंडरस्टूड? ठीक है. So under the conditions like low water intake or high water loss due to sweating, human produces concentrated urine. अगर हम पानी कम पी रहे हैं या फिर स्वेटिंग के थ्रू हमारे बॉडी से बहुत ज्यादा पानी का लॉस हो रहा है, उस टाइम पे हमारा यूरिन कैसा होता है, हाइपरटोनिक होता है. हाइपरटोनिक का मतलब है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, मतलब जिसमें पानी कम और डिजोल्व्ड सब्सटेंस ज्यादा. It can be almost 4 times concentrated. How much it can be? 1200 osmoliters than the blood. ठीक है. For this purpose, a mechanism which is called as a counter current mechanism is operated in the human kidney. ठीक है. Osmolarity क्या है? Is the number of particles per liter of the solution which is expressed in this way. So please note down osmolarity क्या है. All of you note down what is osmolarity. It is the number of particles per liter of a solution. Noted? Yes, ma'am. Yes, miss. Okay. Now, for this there is a counter current mechanism. Counter current का मतलब क्या होता है? The fluid which is flowing in a opposite direction. Counter current का मतलब होता है opposite direction. एक ऊपर की तरफ तो एक नीचे की तरफ. ठीक है, उसे हम कहते हैं काउंटर करंट. ठीक है. सो काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब क्या है, एक फ्लूइड ऊपर की तरफ बह रहा है तो दूसरा फ्लूइड नीचे की तरफ बह रहा है, तो उसको हम कहते हैं काउंटर करंट. ये स्पेशली होता कहाँ पे है, लूप ऑफ हेनले में होता है और वासा रेक्टा में होता है. लूप ऑफ हेनले के आजू बाजू में जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है उसको हमने क्या बताया था, इट इज कॉल्ड एज अ वासा रेक्टा. तो अगर समझो फॉर एग्जाम्पल the fluid in the loop of Henle is flowing in a ascending direction, तो वासा रेक्टा में डिसेंडिंग डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मतलब उल्टा फ्लो करेगा. अगर लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग फ्लो कर रहा है तो वासा रेक्टा में असेंडिंग वे में फ्लो करेगा, तो इसको ही हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म. ठीक है. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय दिस पर्टिकुलर डायग्राम. आप देख सकते हो ये वासा रेक्टा है, ये फर्स्ट है. आप देख सकते हो कि ये वाला ये जो डायग्राम अभी आपको सेपरेट करके दिखाया गया, पर आपको पता है कि ये इसी के ऊपर ओवरलैपिंग रहता है. तो आप एरो मार्क से देख सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला देखो, नेफ्रॉन का ये वाला जो है लिम होता है, डिसेंडिंग लिम में देखो कैसे फ्लो कर रहा है, डिसेंडिंग लिम में कैसे फ्लो कर रहा है, इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स, है ना. इन डिसेंडिंग लिम इट इज गोइंग डाउनवर्ड, जबकि वासा रेक्टा का ये वाले लिम में देखो इट इज गोइंग अपवर्ड. समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं? यस और नो? Yes, ma'am. Yes. सिमिलरली इस साइड का देखो, ये असेंडिंग लिम है नेफ्रॉन का, इसमें डायरेक्शन देखो, एरो मार्क का डायरेक्शन देखो ऊपर की तरफ है, जबकि वासा रेक्टा की यही नीचे की तरफ है. तो इसको सबसे पहले बात हम क्या कहते हैं, काउंटर करंट कहते हैं. अब ये क्यों होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. अब देखो हमने पढ़ा है कि डिसेंडिंग लिम इज परमिएबल टू वाटर, मतलब इसमें से वाटर बाहर जा रहा है, आप देख सकते हो वाटर बाहर जा रहा है. तो ये वाटर बाहर जाएगा, अगर इसमें से ये जो फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है इसमें से अगर पानी बाहर जाएगा तो आप देखोगे कि ये बहुत 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 कॉन्सेंट्रेटेड होते जा रहा है ना. अगर कोई भी सोल्यूशन में से अगर आप पार निकालोगे तो 400 से 600 ऑस्मोलैरिटी हो गई, फिर 1000 हो गई, फिर 1200 ऑस्मोलैरिटी हो गई, मतलब इतना ज्यादा इसके अंदर सोल्यूट हो गया क्योंकि पानी बाहर गया. यस. अब ये जो पानी बाहर जा रहा है इसको गेन कौन कर रहा है, इसको कौन ले रहा है, ये क्या ऐसे ही अपने बॉडी में थोड़ी ना घूम रहा है, ये इस पानी को लेने वाला है ये वासा रेक्टा का ये वाला लिम. तो आप इसके अंदर देख सकते हो कि इसकी ऑस्मोलैरिटी घटते जा रही है.
इसकी ऑस्मोलैरिटी कैसे होती है, घटते जा रही है। यहाँ पे 1000 से 600 पे हो गया, ये 400 पे आ गया, जबकि यहाँ पे 400 से 1000 हो गया और यहाँ पे 1000 से 400 हो गया, क्योंकि जो पानी यहाँ से निकला वो किसने ले लिया, वासा रेक्टा ने ले लिया। समझ में आया मेरी बात, में क्या बोल रही हूँ? हाँ मिस। अब यस। देखो similarly, यही सेम चीज इस साइड हो रही है। अब यहाँ का असेंडिंग लिम्ब देखो, क्योंकि इट इज परमिएबल टू सॉल्ट। अब देख सकते हो आप, इसमें से NaCl निकल रहा है, NaCl निकल रहा है, NaCl निकल रहा है। तो अगर कोई भी फिल्ट्रेट में से NaCl निकल, कैसा हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा, मतलब पानी ज्यादा सॉल्ट। तो देखो इसकी ऑस्मोलैरिटी कम होते जा रही है। ये पहले बहुत ज्यादा हाइपरटोनिक था, अब जैसे इसमें से सॉल्ट निकलते जा रहा है, NaCl निकलते जाता है, पहले 900 हुआ, फिर 400 हुआ, फिर ऐसे ऐसे करते करते 300 तक पहुंच गया, क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा सॉल्ट निकलते गया। अब इस सॉल्ट को लेगा कौन, सिमिलरली यहाँ का लेगा, वासा रेक्टा का ट्यूब लेगा। तो वासा रेक्टा पहले 300 पे था, फिर देखो बढ़ गया 600 पे आ गया, फिर तो इसी को कहते हैं बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म। पानी निकलेगा तो दूसरे ट्यूब में वो एब्सॉर्ब होगा, वासा रेक्टा में एब्सॉर्ब होगा। एक जगह से की कौन सा ट्यूब हाइपरटोनिक है, तो दूसरे ट्यूब में क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा। इसी को हम कहेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो देखते हैं, लेट अस सी दिस पार्ट। द लिम्स ऑफ Henle of juxtamedullary nephron and vasa recta, they operate the counter current mechanism। हम क्यों juxtamedullary बोल रहे हैं, क्योंकि इसका लूप ऑफ हेनले काफी बड़ा होता है। हमने पढ़ा था ना, juxtamedullary का लूप ऑफ हेनले काफी बड़ा होता है। तो जिसका लूप ऑफ हेनले बड़ा है उसके बाजू में वासा रेक्टा है, और वहीं पे क्या होता है, काउंटर कर सकता है। ठीक है, then this is involves a passage of fluid of the Henle's loop, color fluid में in the opposite direction through both the lane। नाम क्यों दिया गया काउंटर मतलब अपोजिट एंड करंट मतलब फ्लो। इन केस ऑफ वास असेंडिंग टू डिसेंडिंग, देखो लूप असेंडिंग टू असेंडिंग डिसेंडिंग। अंडरस्टूड? एक बार ये पूरा पढ़ो, एक बार नहीं समझो तो पूछो मुझे, प्लीज रीड ईच मिस, थर्ड पॉइंट फिर से एक्सप्लेन करो ना। Yes, have you read? Have you read? Yes, miss. Yes, miss. Okay. So again the same thing. Let us see this part. The wall of descending limb is thin. और डिसेंडिंग लिम्ब को हमने क्या बताया कि इट इज परमिएबल टू वाटर। ठीक है, असेंडिंग लिम्ब कैसा होता है, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर बट इट इज परमिएबल टू सॉल्ट। अभी हमने देखा कि असेंडिंग लिम्ब में से सॉल्ट बाहर आ सकता है, तो जो डिसेंडिंग लिम्ब रहता है उसमें से पानी बाहर जाता है। वाटर डिफ्यूजेस फ्रॉम द ट्यूबुलर फ्लूइड इनटू द टिश्यू फ्लूइड, ड्यू टू व्हिच द ट्यूबुलर फ्लूइड कैसा बन जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड बन जाता है। और असेंडिंग लिम्ब कैसा होता है, थिक वॉल्ड होता है। वो क्या रीअब्सॉर्ब कर सकता है, NaCl फ्रॉम द ट्यूबुलर फ्लूइड एंड इट रिलीजेस इनटू द टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, तो एक बार ये भी पूरा रीड करो अच्छी तरह से।
Done? Yes, ma'am. Yes, miss. Yes, ma'am. So due to this, the tissue fluid around the descending limb becomes concentrated. ठीक है? This makes water to move out from the ascending limb into the tissue fluid by osmosis. इसकी वजह से क्या होता है? Osmolarity बढ़ते जाती है. Its osmolarity concentration increases due to the loss of water. ठीक है? And on the other hand, progressively decreases due to the NaCl secretion. Whenever water retention is necessary, pituitary gland secretes this ADH. ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आप सिर्फ यहाँ तक पढ़ो, लास्ट टाइम में अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ. Okay, now pituitary gland. We know that the pituitary gland releases the ADH hormone. ADH का full form क्या है? Antidiuretic hormone, which can also be called as a vasopressin. इस हार्मोन का खास बात क्या है कि ये जो हार्मोन है ये हमारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट को क्या करता है? उसमें से पानी पूरा क्या करता है? एब्जॉर्ब करके लेता है, अपने बॉडी में वापस पानी एब्जॉर्ब करके लेता है. ठीक है, तो ये याद रखो, एडीएच का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बैक इनटू द बॉडी फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड डीसीटी. कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड डीसीटी में से वापस पानी अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करके लेता है, जिसकी वजह से यूरिन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है. ठीक है, तो एडीएच का काम क्या है? कलेक्टिंग डक्ट से परमिएबल टू वाटर, मतलब पूरा पानी उसमें से एब्जॉर्ब करके ले लेना, जिसकी वजह से यूरिन कैसा बन जाता है? कॉन्सेंट्रेटेड बन जाता है. ठीक है, the cells in the medullary part of collecting duct are permeable to urea also. ठीक है, they are permeable to urea also. As concentrated urine flow through it, urea diffuses from the urine into the tissue fluid and from tissue fluid into the tubular fluid, following through thin ascending limb of loop of Henle. This urea cannot pass through the tubular fluid while flowing through the thick segment of the ascending limb. इसके लिए the DCT and the cortical portion of collecting tubule due to the impermeability for this reason. ठीक है, so you can see this diagram and then you can understand it more better. आप देख सकते हो इस डायग्राम में बेटा, ये कलेक्टिंग डक्ट है. आप देख सकते हो इस कलेक्टिंग डक्ट से एरो मार्क वाटर को बाहर तरफ दिखाया जा रहा है. देखो वाटर सब जगह बाहर जा रहा है. तो ये वाटर किसके कारण जा रहा है? अपने आप नहीं जा रहा है. ये किसकी वजह से जा रहा है? एडीएच हार्मोन की वजह से जा रहा है. इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यूरिया भी यूरिन में से बाहर जा रहा है. हाँ, यूरिया भी यूरिन में से बाहर जा रहा है. दैट डिपेंड्स अपॉन कि हाउ मच मींस अपना बॉडी को अगर यूरिया की जरूरत है, इट रिक्वायर्स सम ऑफ द नाइट्रोजन कंपाउंड. ठीक है, तो फिर ये यूरिया वापस बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और फिर वापस बैक इनटू द ट्यूब में डाला जाएगा. मतलब डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, यूरिया विल बी आउट एंड यूरिया विल बी इन. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूरिया रिसाइक्लिंग. While flowing through the collecting duct, water absorption is operated under the influence of ADH. Urea concentration increases in the tubular fluid. Same urea again diffuses into the tubular fluid. मतलब ये यूरिया इन एंड आउट करता रहता है. ठीक है, इसको ये हम क्या कहते हैं? यूरिया रिसाइक्लिंग. which is operated for more and more water reabsorption from the tubular fluid, thereby excreting small volume of the concentrated urine. Understood? Yes, miss. Yes, miss. So इसी की वजह से क्या होता है? यूरिन अपना कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है.
So osmotic gradient is essential in the medulla for absorption or for the counter current system. The osmotic gradient is maintained by vasa recta and the descending and ascending loop of the loop of Henle. Blood that enters the descending limb has 300 osmolarity. As it flows down, उसका osmolarity क्या होगा? बढ़ते जाएगा because of this increasing concentration of Na plus and Cl minus and urea also. ठीक है? फिर ये जो है it will diffuse into the blood and in the tissue fluid. So due to this, the blood becomes more concentrated now, which flows to the vasa recta. This part runs through such a region of medulla where tissue fluid is less concentrated. Salt and urea diffuse from the blood and water from the tissue fluid to the blood. इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक ग्रेडियंट कहते हैं. ऑस्मोटिक ग्रेडियंट. अगर हम कैमल की बात करेंगे तो कैमल हमें पता है डेसर्ट रीजन में रहता है. तो डेसर्ट रीजन में पानी की तो ऐसी प्रॉब्लम रहती है. तो डेसर्ट जो कैमल है उसका लूप ऑफ हेनले काफी बड़ा है. उसका लूप ऑफ हेनले बहुत बड़ा है. क्यों लूप ऑफ हेनले बड़ा है? ताकि वो अपने लूप ऑफ हेनले में ज्यादा से ज्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर सके. So as to reabsorb water to the maximum capacity, loop of Henle are longer in the desert animal like the camel. इसके लिए जो कैमल का यूरिन रहता है वो हमारा तो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, पर हमसे भी कई ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कैमल का यूरिन रहता है. ठीक है. Now this can be asked in the exam, board exam for during the practicals time. ठीक है, प्रैक्टिकल के टाइम पे आपको इस बारे में पूछा जा सकता है, बिकॉज आपको प्रैक्टिकल में यूरिन एनालिसिस का प्रैक्टिकल है. ठीक है, अभी आपका कॉलेज शुरू हो जाएगा आज से, तो आपको ये प्रैक्टिकल कराया जाएगा. ठीक है, तो इस प्रैक्टिकल में आपको यूरिन एनालिसिस के प्रैक्टिकल में क्या है? टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन, यूरिया एंड बाइल सॉल्ट इन द यूरिन. तो 4 चीज का डिटेक्शन है. आपको यूरिन सैंपल दिया जाएगा एंड यू हैव टू डिटेक्ट. तो वो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है. आपको सब चीजें ऐड करना है और सारा टेस्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा. बट जो आपको वाइवा लिया जाएगा, जो भी आपका एग्जामिनर रहेगा, he or she will be asking you questions related to this composition of urine. तो ये आपको अच्छी तरह से पढ़ना है. इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. सो नॉर्मल यूरिन कैसा होता है? पेल येलो कलर का होता है. ठीक है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है. ये पेल येलो कलर का क्यों है येलो कलर का? तो आपको पूछा जा सकता है कि व्हाई द यूरिन कलर इज येलो. तो आपको क्या आंसर देना है? इट इज बिकॉज ऑफ द यूरोक्रोम पिगमेंट. तो फिर टीचर आपको पूछ सकते हैं कि यूरोक्रोम कहाँ से आया? तो आपको बताना है इट इज फॉर्म बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हेमोग्लोबिन और आरबीसी. ठीक है, तो यूरोक्रोम इज फॉर्म बाय द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी. सो कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो आप खाना खा रहे हो, जो आप फ्लूइड खा रहे हो, उसके ऊपर सब कॉम्पोजिशन डिपेंड करता है. समझो आप कभी बहुत ज्यादा पानी पी रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे भी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन रहेगा क्या? नहीं, है ना. जब आप बहुत पानी पी रहे हो तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन नहीं रहेगा ना, तब तो हाइपोटोनिक यूरिन फॉर्म होगा. समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. So there are 2 ways to concentrate the urine, either through ADH या फिर by the RAS system. ठीक है, तो ये भी RAS system हम पढ़ेंगे. तो 2 वे से यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होता है. एक तो ADH मैंने अभी आपको बताया कि ADH का काम क्या है कि हमारे कलेक्टिंग डक्ट से ज्यादा पानी का रीएब्जॉर्प्शन करा के लेना. तो जब ये ADH ज्यादा सिक्रीट होगा, ज्यादा पानी रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यूरिन कैसा हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा. और रैस सिस्टम अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं, वी विल बी लर्निंग फर्दर. रैस सिस्टम, दैट इज रैस का फुल फॉर्म क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम. सो वी विल बी लर्निंग दिस पार्ट. अच्छा, हाँ, हाइपोथैलेमस has a special receptor called as a osmoreceptors which can detect the osmolarity. अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि किसी दिन मैंने बहुत पानी पिया, बहुत, ठीक है,
7-8 लीटर पानी पी लिया, तो फिर तो भी क्या एडीएच सिक्रीट होगा क्या? नहीं, उस टाइम पे एडीएच नहीं सिक्रीट होगा। तो कैसे उसको पता चलता है कि नहीं अभी एडीएच सिक्रीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इट इज बिकॉज ऑफ द स्पेशल रिसेप्टर, जिसको हम ऑस्मो रिसेप्टर्स बोलते हैं, जो कि हमारे हाइपोथैलेमस रीजन में है। समझ में आया? जब हम ज्यादा पानी पीते हैं तो ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स है ऑस्मो हाइपोथैलेमस के, वो लोग एडीएच को नहीं सिक्रीट होने देंगे, जिससे कि पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और फिर यूरिन में ज्यादा पानी होगा। समझ में आया मैं क्या बोली? अंडरस्टूड? Yes, miss. ठीक है। पर समझो अगर पूरा दिन आपने पानी ही नहीं पिया, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी द सेकंड कंडीशन, आपने पूरा दिन पानी ही नहीं पिया, तो क्या होगा? आपके आपका हाइपोथैलेमस का जो एडीएच है वो ज्यादा सिक्रीट होगा, ज्यादा सिक्रीट होगा। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा पानी क्या करना है? एब्जॉर्ब करके लेना है। ठीक है, बिकॉज यू हैव नॉट, आपने पानी ही नहीं पिया इसीलिए। तो ये इसको पता कैसे चलता है कि एडीएच ज्यादा बनना चाहिए कि एडीएच बनना ही नहीं चाहिए या एडीएच मॉडरेट बनना चाहिए? बिकॉज ऑफ अ स्पेशल रिसेप्टर्स कॉल्ड एज द ऑस्मो रिसेप्टर्स। ठीक है। सो इफ द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड इंक्रीजेस ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बहुत ज्यादा नमकीन खाया, ठीक है, आपने बहुत ज्यादा नमकीन खाया मतलब आपने बहुत ज्यादा सॉल्टी चीज खाई, या फिर आपको बहुत पसीना आ रहा है, तो पसीना आ रहा है तो भी सॉल्ट रिमूव हो रहा है बॉडी से, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? पानी का लॉस हुआ, हाँ, स्वेटिंग के वजह से। तो अब ब्लड का ऑस्मोलैरिटी बढ़ गया, है ना, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। ड्यू टू द लॉस ऑफ ड्यू टू वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी, ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। ट्रिगर होने के बाद क्या करेगा? वो बहुत ज्यादा एडीएच रिलीज करेगा। ठीक है। ADH stimulates reabsorption of water from DCT and the collecting duct, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? reduced urine form होगा and will decrease the osmolarity. Once the osmolarity of the blood comes to normal, activity of the osmoreceptors decreases due to the leading to the decrease in ADH. इसको हम बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक। एक बार हमारे ब्लड का ऑस्मोलैरिटी बराबर हो गया तो ये क्या करेगा? ऑस्मो रिसेप्टर अपने आप कम हो जाएगा, ये जो रिसेप्टर है, स्पेशल रिसेप्टर है, ये अपने आप डिक्रीज हो जाएगा और एडीएच का सिक्रेशन कम हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक। मतलब जब एडीएच सिक्रेट होगा तो पॉजिटिव फीडबैक, जब एडीएच नहीं सिक्रेट होगा तो नेगेटिव फीडबैक। Take a screenshot or you just write down in your notebook. Write down in your notebook so you can understand with all these things. So water ADH releases, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या करेगा? एडीएच रिलीज को डिक्रीज करेगा। इससे क्या होगा? वाटर लेवल इन द ब्लड डिक्रीजेस। ठीक है। hypothalamus is means it is sending a message, and again in the second condition ADH increases, यहाँ पे ADH decreases. Everything depends upon the water content in our body. जब too much water blood में है तो decreases, जब too little water है blood में तो increases. Please copy down.
मिस कंप्लीटेड। ओके बेटा। सो इन केस ऑफ हेमोरेज, हेमोरेज मतलब क्या होता है, जब इंटरनल ब्लीडिंग होती है तभी, हाँ, या फिर डिहाइड्रेशन हो गया तो ऑस्मोरिसेप्टर क्या करेगा, एडीएच को सिक्रीट करवाएगा ताकि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो। एडीएच इज इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग द वाटर बैलेंस थ्रू द किडनी। अगर एडीएच नहीं है, अगर वो सिक्रेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब यूरिन कैसा होगा, डाइल्यूटेड यूरिन होगा, वाटर एब्जॉर्ब होगा ही नहीं बॉडी में, तो यूरिन कैसा होगा, डाइल्यूटेड फॉर्म होगा, है ना। तो ऐसा कंडीशन कब होता है, जब कोई इंसान को डायबिटीज इंसिपिडस बीमारी हुई रहती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज, एज डायबिटीज मेलाइटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलाइटस का मतलब क्या होता है, जब पैनक्रिया का प्रॉब्लम होता है, जब इंसुलिन नहीं बराबर से सिक्रीट होता है बॉडी में, ठीक है। और डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब क्या होता है, जब एडीएच फॉर्म नहीं होता, एडीएच अच्छे से सिक्रीट नहीं होता है बॉडी में। समझ में आया मेरी बात? ठीक है। सो diabetes insipidus when there is less amount of ADH been secreted by the pituitary gland. Yes, Shivam, you have raised your hand. Any doubt? Shivam, you have raised your hand. If you are having any doubt, please ask me. Note down about the diabetes insipidus also. All of you note down about the diabetes insipidus. What is diabetes insipidus? When less amount of ADH has been formed. और ऐसे कंडीशन में ये पर्सन को क्या सिम्टम्स दिखाई देगा, मुझे बताओ। इसका सिम्टम्स क्या नजर आएगा, जिसको डायबिटीज इंसिपिडस हुआ है उसको क्या सिम्टम नजर आएगा, पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया एंड मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन। एंड पॉलीडिप्सिया का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंट थर्स्ट, मतलब बहुत प्यास लगेगी और बार बार डायबिटीज सिस्टम। मैंने आपको रेनिन के बारे में कब बताया था, जब मैंने आपको जेजीए apparatus के बारे में बताया था, juxtaglomerular apparatus। इफ यू रिमेम्बर juxtaglomerular apparatus, याद है आपको कैसे फॉर्म होता है, याद है? ये वाला डायग्राम याद है कि नहीं, juxtaglomerular apparatus, DCT and efferent arteriole of the same nephron, they are very close to each other, याद है कि नहीं, yes or no? है ना। DCT and DCT and efferent arteriole of the same nephron, they are very close to each other, forming a complex called as a juxtaglomerular apparatus, juxtaglomerular apparatus। मैंने आपको बताया था कि ये जो apparatus है वो एक हार्मोन बनाता है, वो एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है रेनिन, तो हम उसी एंजाइम के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, रेनिन। हाँ, तो देखो ये जो रैस सिस्टम है ये किसकी वजह से रेगुलेट होता है, जेजीए की वजह से रेगुलेट होता है। So what happens during this? When blood supply due to any change in the blood pressure or blood volume to the efferent arteriole decreases. In short form, अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, अगर एफरेंट आर्टेरियोल का प्रेशर कम हो जाएगा, तो आप मुझे बताओ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो पाएगा क्या, क्योंकि प्रेशर से ही तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ना। हमने पढ़ा था कि नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर कितना था, 10 mm of Hg था। अगर उसमें प्रेशर ही नहीं होगा तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ही नहीं होगा, मतलब फर्स्ट स्टेप ही नहीं होगा यूरिन फॉर्मेशन का, तो शायद कोई भी कारणों की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, शायद ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, या कोई भी कारण से अगर समझो फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो उस वक्त क्या होता है, लो बीपी में या डिहाइड्रेशन के वक्त में क्या होगा,
तो ये जो बैकअप है, बैकअप इज JGA. ये बैकअप क्या करेगा? इट विल रिलीज द एंजाइम दैट इज द रेनिन. ठीक है, अब ये रेनिन, अच्छा रेनिन कब रिलीज होगा? जब भी कभी देयर इज अ लो BP, whenever there is a low BP तब भी ये रेनिन रिलीज होगा. ऐसा नहीं है कि कभी भी रिलीज हो जाएगा. इट्स अ बैकअप सिस्टम. समझ में आया? इट्स अ बैकअप सिस्टम. Whenever the pressure is low, that time that JGA will be releasing the renin hormone. अच्छा, अब ये रेनिन क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिनोजेन, जेन है मतलब इनएक्टिव कंडीशन में है. ये एंजियोटेंसिनोजेन कौन बनाता है? लिवर के सेल्स. लिवर के सेल्स को हम क्या कहते हैं? हेपेटोसाइट कहते हैं. हेपेटोसाइट. ठीक है, सो एंजियोटेंसिनोजेन जो कि हमारा लिवर बनाता है, ये रेनिन एंजाइम के वजह से एंजियोटेंसिनोजेन will be converted into angiotensin 1. समझ में आया इतना? All of you have understood this much? तो रेनिन एंजाइम के वजह से, रेनिन एंजाइम के वजह से एंजियोटेंसिनोजेन जो कि हमारा लिवर बनाता है, उसको किस में बदला जाएगा? एंजियोटेंसिन 1 में बदला जाएगा. ठीक है, अब ये जो एंजियोटेंसिन 1 है, वापस उसको एंजियोटेंसिन 2 में बदला जाएगा. किसके वजह से? एक एंजाइम की मदद से जिसका नाम है एक्ट, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के मदद से. ठीक है, क्या बोला मैंने? वापस सुन के लो. जब भी ब्लड प्रेशर कम हुआ, हमारा बैकअप सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा. बैकअप सिस्टम कौन है? JGA है. JGA क्या बनाएगा? रेनिन बनाएगा. रेनिन क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में बदलेगा पहले. ठीक है, अब जैसे ही एंजियोटेंसिन 1 बन गया, हमारा एक और एंजाइम आ जाएगा. एक और एंजाइम आ जाएगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आ जाएगा, और ये 1 को 2 में बदल देगा. ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 इज एक्टिव हार्मोन. इट्स अ एक्टिव फॉर्म ऑफ हार्मोन. अब क्या होगा? ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, इसको 3 काम है, ट्रिपल फंक्शन है, 3 काम है. कौन कौन से 3 काम है? लेट अस सी. ये पहले कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा. कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब पतला करेगा आर्टेरियोल्स को, उसके लुमेन को छोटा कर देगा, उसके लुमेन को छोटा कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा. और जैसे ही लुमेन छोटा होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. It will constrict the arteriole in the kidney, thereby reducing the blood flow, और जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो गया. ये एक काम किया इसने. सेकेंड काम क्या करेगा? PCT को स्टिमुलेट करेगा, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन करे सॉल्ट एंड वाटर का. तीसरा काम क्या करेगा? ये हमारे एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड किधर है बेटा? हमारे किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है, उसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड. ग्लैंड का जो अंदर वाला हिस्सा है, उसे हम मेडुला कहते हैं. तो what it will do, it will stimulate the adrenal cortex to make the aldosterone hormone. ये क्या करेगा? इसको स्टिमुलेट करेगा, जिससे कि एल्डोस्टेरोन बने. अब एल्डोस्टेरोन बनते ही क्या हो जाएगा? There will be more and more absorption of Na+ and water, thereby वापस increasing the blood pressure. Understood all of you? Yes, miss. ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. वापस एक बार देखो, क्या हमने बोला? रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म हमने क्या पढ़ा? ये किसके वजह से होता है? JGA, जुक्स्ट्राग्लोमेरुलर apparatus के वजह से होता है. ठीक है, क्या होता है इस टाइम पे? जब भी हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा, तो JGA क्या बनाएगा? रेनिन. रेनिन क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में बदलेगा. ठीक है, एंजियोटेंसिनोजेन कहाँ से आता है? लिवर बनाता है, लिवर सेल्स बनाता है उसको. ठीक है, अब ये जो 1 है वो 2 में बदलेगा. 1 से 2 में किसके वजह से बदलेगा? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के वजह से बनेगा. और ये जो 2 है वो एक्टिव हार्मोन है. एक्टिव हार्मोन है मतलब वो 3 काम करता है. सबसे पहला तो ब्लड वेसल्स को छोटा कर देता है, नैरो कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिससे कि प्रेशर इंक्रीज होगा. PCT को
स्टिमुलेट करेगा जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट एंड वाटर को रीअब्सॉर्ब करे, और साथ में वो हमारे जो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है उसका जो कॉर्टेक्स रीजन है उसको भी स्टिमुलेट करेगा, जिससे कि एड्रिनल ग्लैंड एल्डोस्टेरोन हार्मोन बनाए। और एल्डोस्टेरोन जैसे ही ब्लड में आएगा हमारा डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट क्या करने लगेगा, फटाफट Na+ एंड वाटर एब्जॉर्ब करने लगेगा, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो पहले क्या हुआ था, ब्लड प्रेशर कम था, अब क्या हो गया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो इसी को हम कहते हैं रैस, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसमें एंजियोटेंसिन भी है और इसमें एल्डोस्टेरोन भी है, इसके लिए हम इसे क्या कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। समझ में आया? यस ना बेटा? नो। कौन सा पार्ट नहीं समझा बेटा? मैम ये फर्स्ट। हाँ, मैम ये फर्स्ट। कौन सा पार्ट नहीं समझा बच्चा? ये टेल मी, पहला आई विल रिपीट इट वंस। लो हेलो। क्या शिवम? यस मैम, ये जो प्रेशर इंक्रीज होता है ये ब्लड का, ये नहीं समझा। हाँ हाँ हाँ, बोलो मैम क्या बोल पहला, रहे हो बेटा, वापस बोलो। मैम एक बार फिर से ये पहला वाला रिवाइज कर दीजिए, ये फर्स्ट लाइन। कौन सा वाला? फर्स्ट पॉइंट। या फर्स्ट पॉइंट? यस मैम। अच्छा, जब भी एंजियोटेंसिन ब्लड में रिलीज होता है, जब भी एंजियोटेंसिन ब्लड में रिलीज हो, ये एंजियोटेंसिन 2 तो पता चला ना कैसे बना शिवम? यस मैम। एंजियोटेंसिन 2 कैसे बना ये तो क्लियर है। यस यस। अच्छा, अब ये एंजियोटेंसिन के 3 काम है, ये तीनों काम से क्या होने वाला है, फाइनली ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने वाला है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि जैसे आपके पास कोई एक पाइप है, ठीक है, आपने कभी पाइप से ऐसे फोर्स में प्रेशर डाला है कि नहीं कभी, तो आप क्या करते हो, उसको उंगली से दबा के रखोगे अगर, तो पानी प्रेशर में आएगा कि नहीं आएगा, मुझे बताओ। समझो कोई पाइप में नॉर्मल सा पानी आ रहा है और आपने उसको उंगली से दबा दिया, उसका लुमेन को छोटा कर दिया, तो पानी का प्रेशर बढ़ेगा है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ेगा। तो सेम मैकेनिज्म है बेटा यहाँ पे भी। ये एंजियोटेंसिन जब हमारे ब्लड में रिलीज होगा तो ये हमारे आर्टेरियोल, जो हमारा एफरेंट आर्टेरियोल है ना, हमारा एफरेंट आर्टेरियोल, उसके लुमेन को छोटा कर रहा है, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब नैरो करना, छोटा करना। समझ में आया? जो हमारा ब्लड वेसल है, जो आर्टेरियोल जो हमारा ब्लड वेसल है, उसको छोटा कर देगा। तो छोटा करते ही क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जैसे अभी मैंने आपको पाइप का एग्जाम्पल बताया। अब समझा? यस मैम। यस, थैंक यू। Any other doubt anybody is having? Very good. Anybody is having any sort of doubt? अगर है तो प्लीज मुझे अभी पूछ के लो बेटा। नो मैम। Okay. So again, I request all of you to take a screenshot of this page. I request all of you to take a screenshot. Yes, यहाँ पे अभी मैंने जो चीज नहीं बताया है वो यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा है। आप देख सकते हो कि जो हमने AK बताया, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसको बनाता कौन है, हमारा लंग्स बनाता है। तो आप देख सकते हो बेटा कि जब हमारा प्रेशर कम हो रहा है तो कितने ऑर्गन्स काम को लग गए, हमारा ये समझो लंग्स भी काम पे लग गया, और किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है वो भी काम पे लग गया। समझ में आ गया? सिर्फ प्रेशर कम होने की वजह से। ठीक है, प्रेशर कम हो गया तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ही नहीं हो पाएगा, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो कराना जरूरी है ना, अपने बॉडी से टॉक्सिक निकालना तो जरूरी है यूरिन के फॉर्म में। तो इसके लिए कितने लोग बैकअप में आ गए हैं, कितने लोग उसको ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए आ गए, जेजी आ गया, लिवर आ गया, लंग्स आ गया, किडनी के ऊपर का जो एड्रिनल ग्लैंड है वो काम करने लगा, और तब जाकर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है,
ये नॉर्मल में कंडीशन में नहीं होता है, व्हेनेवर द प्रेशर इज लो, एंड अगर लो प्रेशर रहेगा तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। अंडरस्टूड? यस मिस। आप बेटा इसका प्लीज स्क्रीनशॉट लो और इसको आपको नोटबुक में लिखना है, कंपल्सरीली यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। It's a homework and it's a compulsory homework. It's very important for exam point of view. Done? Yes, ma'am. Yes, miss. Now you can see this page. Just go through this page. So both ADH and RAS क्या करते हैं? होमियोस्टैसिस को मेंटेन करते हैं। ADH क्या करता है? Only ADH can lower the blood Na+ concentration by absorption of water. ठीक है, whereas RAS क्या करता है? Maintains the osmolarity. So इसके लिए एक्शन ऑफ ADH एंड RAS दोनों भी किस लिए इंपॉर्टेंट है? ऑस्मोलैरिटी के लिए। अब समझो ये प्रेशर बढ़ गया, समझो ये प्रेशर बढ़ गया, तो इस प्रेशर को कम करना तो जरूरी है ना, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज्यादा होना तो अच्छी बात नहीं है। ये तो हमने सिर्फ किस लिए किया था? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कराने के लिए किया था। अब इस प्रेशर को वापस बैक टू नॉर्मल लाना है, तो बैक टू नॉर्मल किसकी वजह से लाया जाएगा? अब इसमें हार्ट काम करेगा। कौन काम करेगा? हार्ट काम करेगा। हार्ट कैसे काम करेगा बेटा? हार्ट क्या करेगा? ANP बनाएगा, ठीक है, ANF या ANP बनाएगा, ठीक है, यस, एंड इट विल डिक्रीज द ब्लड वॉल्यूम और द प्रेशर। एट्रियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड बनाएगा, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन दिस पेज ऑल्सो एंड प्लीज रीड ऑल द पॉइंट्स। All of you please note down about this part, atrial natriuretic peptide. All of you please note down ANP के बारे में। तो क्या करता है? NaCl का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट। इसके वजह रेनिन को नहीं बनने देता। जब रेनिन नहीं बनेगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज ही नहीं होगा। रेनिन नहीं, ठीक है। इट लीड्स टू द कंडीशन विच इज कॉल्ड एज अ नाट्रियूरेसिस, क्योंकि नाट्रियूरेटिक फैक्टर है ना बेटा, नाट्रियूरेटिक फैक्टर है, इसीलिए हम इसे नाट्रियूरेसिस कहते हैं, ठीक है। एंड इसके वजह से क्या होगा? एक्सक्रीशन ऑफ Na+ होगा यूरिन में, जिसे हम डायूरेसिस कहते हैं। डायूरेसिस, डायूरेसिस का मतलब क्या होता है? मोर अमाउंट ऑफ Na+ इन द यूरिन, ठीक है। तो किडनी का क्या क्या काम देखा हमने? एक तो नाइट्रोजन वेस्ट बॉडी से बाहर निकालता है और साथ में ऑस्मोलैरिटी में भी मेंटेन करता है, ऑस्मोलैरिटी भी मेंटेन करता है। ऑस्मोलैरिटी मतलब ना सॉल्ट ज्यादा होने देगा ना वाटर ज्यादा होने देगा, ना सॉल्ट ज्यादा होने देगा और ना ही वाटर ज्यादा होने देगा बॉडी में। समझ में आया? Yes, miss. अच्छा, अब इसके अलावा किडनी का और भी इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी में। ये क्या करता है? ये कैल्सिट्रियोल भी बनाता है। कैल्सिट्रियोल, वेरी इंपॉर्टेंट, दोज हु वांट टू अपीयर फॉर द नीट एग्जाम आल्सो। कैल्सिट्रियोल भी बनाता है। कैल्सिट्रियोल का काम क्या है? इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। It is an active form of vitamin D which is required for the absorption of calcium, ठीक है।
और अगर कैल्सिट्रियोल नहीं बनेगा किडनी में तो हमारे बोन्स कैसे होने लगेंगे, ब्रिटल। ब्रिटल मतलब टूट, मतलब ऐसा कमजोर हो जाएंगे, ब्रिटल हो जाएंगे। तो किडनी का सिर्फ यही दो काम नहीं है बेटा कि बाबा ऑस्मोलैरिटी करना, एक्सक्रीशन कराना, टॉक्सिक चीजें बॉडी से बाहर निकालना, पीएच मेंटेन करना, साथ में किडनी का बोन्स के भी ब्रिटलनेस में इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो अगर किसी का किडनी खराब हो गया बेटा तो आपको पता है कि उसे किस पे रखा जाता है, डायलिसिस सुना है ना, उसे किस पे रखा जाता है, डायलिसिस पे रखा जाता है ना। तो डायलिसिस इज अ व्हाट, इट्स अ होल्डिंग मेजर। इट्स अ होल्डिंग मेजर मतलब क्या, कि जब डेथ को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है पर डेथ को रोका नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ डायलिसिस। तो डेथ को रोकने का तरीका क्या है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन अगर हो गया तो फिर सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। Again, I request all of you to take a screenshot. You can see the heart which has been involved in atrial natriuretic peptide formation. So please take a screenshot. Again, this is also one of the homework for you all. ये भी आपको homework है, ये आपको draw करना है। लिया स्क्रीनशॉट बेटा इसका? हाँ मिस। यस अच्छा, इसके अलावा देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स आल्सो व्हिच हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। तो स्किन इज आल्सो देयर, स्किन भी एक्सक्रीशन में मदद करता है। स्किन इज आवर थिन of ammonia, waste products like ammonia, और दूसरा होता है ऑयल ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड को हम सेबेशियस ग्लैंड भी कहते हैं। तो स्वेट से क्या क्या रिमूव होता है, स्वेट ग्लैंड पूरे बॉडी में हमारे है, पूरे ऑल ओवर द स्किन में है। सबसे ज्यादा स्वेट ग्लैंड्स कहाँ होते हैं, हमारे पाम में होते हैं और हमारे फेशियल रीजन में होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, कॉइल्ड होते हैं, ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं। They are opening on the surface of the skin through a pore which is called as a opening, called as a sweat pore. स्वेट जो है थर्मोरेगुलेशन में मदद करता है। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोरेगुलेशन? जैसे गर्मी के दिन में बहुत अगर गर्म है तो आपको ज्यादा पसीना आएगा। क्यों आएगा? सो दैट जब पसीना आएगा तो क्या होगा, इवापोरेशन और बॉडी ठंडा हो जाएगा। जब ठंडी का दिन रहता है तो भी पसीना आता है क्या, तो भी स्वेटिंग होता है क्या? नहीं, तो स्वेटिंग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बाहर बहुत ठंडा है। यस, तो बाहर बहुत ठंडा है, अगर वापस स्वेटिंग होगा तो इवापोरेशन होगी, बॉडी ठंडा हो जाएगा ना, इसलिए ठंडी के दिनों में स्वेटिंग नहीं होता। इसलिए ये क्या करता है, थर्मोरेगुलेशन का काम करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है स्वेट ग्लैंड। और साथ में ये क्या एक्सक्रीट करता है, वाटर, NaCl, लैक्टिक एसिड एंड यूरिया ऑल्सो। ठीक है, the diagram of the skin, you can see the sweat gland। देखो आप डायग्राम को, स्वेट ग्लैंड को कैसा है, कॉइल्ड है, ट्यूबुलर है, और ये क्या है, स्वेट पोर है। ठीक है, और ये क्या है, ऑयल ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड। दिस आर द ऑयल ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, सेबेशियस ग्लैंड भी कहते हैं, सेबेशियस ग्लैंड भी कहते हैं। जो होता है उसे सीबम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीबम। So, sebaceous gland, they are present at the neck of the hair follicles. What they secrete a oily substance जिसको हम सिबम कहते हैं। ऑयल का या सिबम का काम क्या है, लुब्रिकेशन का काम है, अपने स्किन को सॉफ्ट रखने का काम है। और साथ में कोई भी इंजुरी, उसी तरह से आता है lungs of the respiratory organ, but it helps in the excretion of volatile substance। volatile का मतलब क्या होता है, जो उड़ सकता है। ठीक है, volatile substance,
फ्रॉम, जैसे कि जैसे गार्लिक हो गया, लहसुन हो गया, ओनियन हो गया, तो ये भी एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है। जैसे आप उसको कट करोगे ओनियन को तो आपको आंख में आंसू आता है क्योंकि उसमें वॉलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट है। अगर आपने ज्यादा ओनियन या गार्लिक कच्चा खाया तो यू कैन सी दैट कि लंग्स के थ्रू, मतलब मतलब जब आप या एक्सलेशन करोगे ना तब भी उसका एक स्मेल आएगा। तो क्यों? क्योंकि लंग्स से जो भी वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है फूड स्टफ में या स्पाइसेस में वो भी एक्सक्रीट किया जाता है थ्रू एक्सलेशन, और साथ में वाटर वेपर एंड CO2 भी होता है एक्सक्रीट। अंडरस्टूड? Yes, miss. Yes. अब हम डिसऑर्डर्स की तरफ चलते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स। अगर यूरिन में एल्ब्यूमिन है, यूरिन में अगर एल्ब्यूमिन है तो उस कंडीशन को कहा जाएगा एल्ब्यूमिन यूरिया। एल्ब्यूमिन यूरिया, ठीक है। यूरिन में अगर एल्ब्यूमिन है तो उसे कहा जाएगा एल्ब्यूमिन यूरिया। इसका मतलब कहां पर प्रॉब्लम होगा? कैप्सुलर मेम्ब्रेन में। मैंने आपको पहले ही बताया था, चाय छन्नी का एग्जांपल बताया था मैंने आपको, है ना। ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, अगर ये आ रहे हैं यूरिन में मतलब कि कुछ ये चालनी में प्रॉब्लम है, मतलब कैप्सूल्स में प्रॉब्लम है, बोमैंस कैप्सूल में प्रॉब्लम है। और अगर इसमें प्रॉब्लम रहेगा तो ऑब्वियसली प्रेशर कम हो जाएगा, इट विल इंक्रीज इट विल रिजल्ट इन increasing the blood pressure, injury or irritation to the kidney cells, such as toxins or heavy metals. Then ये एक हो गया। दूसरा हो गया presence of ketones, कब मेलाइटिस हुआ रहता है। तो उस अगर WBC दिख रहा है यूरिन में मतलब कि किडनी को कुछ इन्फेक्शन हुआ है। अंडरस्टूड दिस मच ऑल्सो? Yes. Yes. Your next lecture has been there again. No, miss. Okay. So I was telling you about the kidney stone. What is kidney stone also called as? It is also called as a renal calculi. You can see the stones in the diagram also. Renal calculi. They may be formed in any portion of the urinary tract. मतलब ये पेल्विस रीजन में भी हो सकता है, ये यूरेटर में भी हो सकता है, ये यूरिनरी ब्लैडर में भी हो सकता है, या फिर ये यूरेथ्रा में भी हो सकता है। तो कोई भी हिस्से में हो सकता है, कोई भी यूरिनरी ट्रैक्ट के हिस्से में हो सकता है। फ्रॉम किडनी टू ट्यूब्यूल्स टू द एक्सटर्नल ओपनिंग, मतलब किडनी के अंदर या फिर यूरेटर या फिर ब्लैडर या फिर यूरेथ्रा। There are different types of stones. ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ऑल ऑफ यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। कैल्शियम स्टोन जो बहुत ही कॉमन है, यूजुअली कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स होते हैं या फिर कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स होते हैं। मोस्टली यही स्टोन्स पाए जाते हैं किडनी स्टोन में। स्ट्रूवाइट स्टोन्स, स्ट्रूवाइट स्टोन्स किसकी वजह से होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। मतलब अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यूरिनरी इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया यूरिया को स्टोन्स में बदल देते हैं, स्ट्रूवाइट स्टोन्स में बदल देते हैं। सो दे ग्रो वेरी क्विकली एंड बिकम्स वेरी क्वाइट लार्ज। यूरिक एसिड स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन किसकी वजह से बनेगा? जब आप पानी ज्यादा नहीं पियोगे,
तो ज्यादा कम पानी पीने से और ज्यादा प्रोटीन खाने से कौन सा स्टोन्स बनने लगता है? यूरिक एसिड स्टोन्स बनता है। सिस्टाइन स्टोन किसकी वजह से बनता है? जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से बनता है, which causes the kidney to excrete too much of certain amino acids. Understood? Take a screenshot and again you will be writing this page in your notebook. Understood? Yes, miss. Yes, miss. So we will stop over here, beta. We will see the next part in the next lecture. Only